जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी से कहा था कि हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर से संबंधित आज के इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो पर आइए। अब उस वीडियो को आप देखेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। चलो, एक बात और, वीडियो के लास्ट में हम आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। उसका उत्तर आपको खुद कमेंट करके बताना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों देखो, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है, म्यू से। और म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों याद रखना, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों आप जानते हो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन कौन होता है। तो देखो, पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। और इसका दूसरा नियम है, आप किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये रहा दूसरा नियम। फ्रेंड्स, इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। देखो प्रश्न संख्या 5, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि लेंस में कितनी गोलीय सतह होती है। तो दोस्तों आप लोग कहोगे 2, बिल्कुल सही है। 2 सतह होती है, 2 गोलीय सतह होती है। अब चूंकि 2 गोलीय सतह होती है तो इसलिए फोकस भी कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 6 देखो, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना, अपसारी लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। यहाँ पर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है। तो दोस्तों देखो, इसको हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, आप जानते हो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है और एम बराबर होता है क्या, भी बटा यू, जिसमें भी क्या है, भी जो है प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। और यू क्या है, वस्तु दूरी है। तो दोनों चूंकि दूरी है तो दूरी का मात्रक आप जानते हो मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर से मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या रह गया, कुछ नहीं। तो क्या होगा, मात्रक विहीन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। मात्रक विहीन लेंस की आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो दोस्तों इन चारों जो माध्यम है, ये इन चारों ऑप्शनों में जो दिया हुआ माध्यम है, इन चारों में सबसे ज़्यादा किस में होता है प्रकाश की चाल। तो याद रखना, हवा में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9, निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो दोस्तों याद रखना, निर्देशांक चिह्न परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 10, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो दोस्तों देखो, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डायप्टर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डायप्टर हो ना, डायप्टर ये प्रचलित मात्रक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि एस आई मात्रक बताइए, एस आई मात्रक, तब आप क्या बताएंगे। तो एस आई मात्रक होता है मीटर के पावर -1। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या
11। प्रश्न संख्या 11 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो दोस्तों याद रखना, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों देखो यहाँ पर जल का इस्तेमाल किया जा सकता है लेंस बनाने में। ठीक है, जल का किया जा सकता है, कांच का भी किया जा सकता है, पीतल का नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्तों देखो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो बताओ। तो अभिसारी लेंस दोस्तों उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 15, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। ठीक है, कितना होता है याद रखिएगा? 2.42 होता है। ठीक है, तो हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना होता है? 2.42। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 16, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर। चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 17, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, अब यहाँ पे देखो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो सीधे निकल जाती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? अभिलंब की दिशा में जाती है, ये भी नहीं होगा। और चौथा क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो याद रखिएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 18, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, अब यहाँ पे देखो क्या है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़े तब क्या होगा? तब अपवर्तन के बाद क्या होगा? तब अपवर्तन के बाद दोस्तों जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाएगी, मतलब सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ये नहीं होगा। बिना मुड़े सीधे निकलती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। कहने का मतलब ये है कि किस कारण से अपवर्तन होता है। ठीक है, तो किस कारण से होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, इसलिए अपवर्तन होता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 है, उत्तल लेंस क्या होता है बताओ? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। यहाँ पे ये है उत्तल लेंस। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो ये किनारा है और किनारे के साइड क्या है? ये पतला है, लेकिन बीच में क्या है? मोटा है। तो यहाँ पे देख रहे हो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 21 नंबर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो यहाँ पर देखो क्षमता के लिए दो फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। P बराबर होता है 1/F, एक बार होता है मीटर में, और P बराबर 1 होता है 100/F। ठीक है, तो ये वाला होता है सेंटीमीटर वाले के लिए। ठीक है, सेंटीमीटर के लिए फार्मूला ये होता है और मीटर के लिए ये होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो फोकस दूरी क्या है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि नहीं? तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा? P बराबर 100/,
फोकस दूरी का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 रख लीजिए। 20 पचे कितना होता है 100 होता है, तो यहाँ पे डाइऑप्टर लगा दीजिए, तो 5 डाइऑप्टर। अब आपको देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, अब आपको लेंस देखना है कौन सा लेंस है, तो यहाँ पर क्या है अवतल लेंस है, ठीक है। अब अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस में होती है या प्लस में। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो उसकी फोकस दूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसलिए इसका क्षमता भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे, तो -5 डाइऑप्टर हो जाएगा, ठीक है, -5 डाइऑप्टर। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 22, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो सेंटीमीटर में है फोकस दूरी, तो फार्मूला हम कौन लगाएंगे, 100 कौन से फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो P बराबर 100/F, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और बट्टा में 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और 25 चौका 100, तो यहाँ पे 4D हो जाएगा, 4 डाइऑप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो दोस्तों देखो कांच की समतल पट्टी नहीं बना सकता है। अवतल लेंस ये क्या बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तल लेंस जो है ना दोस्तों, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी और आभासी भी। तो उत्तल लेंस वास्तविक बना सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ, हमने आपको बताया है ना 2.42। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्शन ए में है 1.50, तो ये होता है दोस्तों बेंजीन का, इसको भी आपको याद रखना है। ये किसका होता है, ये होता है बेंजीन का। उसके बाद देखो 1.71, तो ये किसका होता है बताओ, ये किसका होता है, तो ये होता है माणिक्य का, ठीक है। ये किसका होता है, ये यहाँ पे होता है माणिक्य का, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है ऑप्शन डी में 1.31, तो ये होता है प्यारे फ्रेंड्स, ये होता है किसका, ये होता है बर्फ का, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें पूछा है हीरा का अपवर्तनांक, तो 2.42 होता है, चलो याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो दोस्तों एम बराबर क्या होता है बताओ, एम बराबर होता है ना V/U होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में है ये, तो ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो दोस्तों तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन कौन, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम ये आप लोग जानते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 29 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, कहने का मतलब है कि अलग अलग होती है कि समान होती है। तो दोस्तों क्या होती है, समान होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, समान होती है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 30, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर वैसे तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल लगभग सेम ली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में पूछ दिया गया है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो दोस्तों याद रखना, वायु में निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। वायु में निर्वात की अपेक्षा कम होती है प्रकाश की चाल, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 31, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये
ऐसा सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, ठीक है। ऊपर मान लो जल है और नीचे मान लो हवा है, ठीक है। ऊपर मान लो जल है और नीचे मान लो हवा है। तो जल क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा विरल माध्यम हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो चलो हम लोग एक प्रकाश भेजते हैं, ठीक है। अब ये प्रकाश आ गया, यहाँ पर ये हो गया अभिलंब, हमने अभिलंब भी खींच दिया। तो दोस्तों ये रहा कौन, आपतित आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। यानी इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, आई से। उसके बाद देखो, अब तुम जानते हो कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। तो अब आप देख रहे हो इसकी इनके बीच की दूरी, अभिलंब और अपवर्तित, यह है अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है ये क्या होता है, अपवर्तन कोण, ठीक है, यानी आर। तो यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो चित्र में आर बड़ा है कि नहीं आई से, ठीक है। तो यहाँ पर आर आई से किस ऑप्शन में बड़ा है, तो दोस्तों ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 32, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। तो देखो यहाँ पे प्रकाश किस माध्यम से किस ओर जा रहा है, विरल से जा रहा है सघन में। तो जब भी विरल से सघन में जाएगा क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अभिलंब की ओर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों ने देख लिया। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 34, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न को हमने इसलिए लिया है ताकि आपकी डाउट जो है ना उसको हम क्लियर कर सके, ठीक है। तुम जानते हो m बराबर क्या होता है, v/u होता है, तो यही हमेशा रहेगा। अब चाहे आपसे सवाल पूछ दे अवतल लेंस में, या सवाल पूछ दे उत्तल लेंस में, या केवल पूछे लेंस में, ठीक है, तो आपका उत्तर एक ही होगा, m बराबर v/u, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी में है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 35, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों देखो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो भैया प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो दोस्तों देखो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, तुम जानते हो कि नहीं, 1.0003 होता है कि नहीं, यानी एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हम क्या करेंगे, डाउट में रह जाएंगे, कैसे, देखो यहाँ पे पूछ दिया है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, और आप लोग याद क्या किए हो कि वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों याद रखना, निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे या केवल अपवर्तनांक पूछे, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखो भैया प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन स्नेल के नियम का सममित रूप है। तो दोस्तों सममित रूप कौन है, n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, यानी ऑप्शन ए में जो है ना वही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 38 है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 39, लेंस का सूत्र है। तो दोस्तों लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर देखो, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बताओ, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है ना कि किसी भी लेंस की
क्षमता का चिह्न वही होता है जो उसकी फोकस दूरी का होता है। तो तुम जानते हो मेरे प्यारे भाई बहनों कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 से अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, हमने आपको बोला था ना कि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ सवाल देंगे जिसका उत्तर आप लोग को खुद बताना है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 42। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा डैश होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर आपको ही बताना है। तो यहाँ पे दो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न संख्या 42। इन दोनों का उत्तर आपको बताना है। चलो तो मेरे प्यारे भाई बहनों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।